हर तरफ दावा जीत का है और प्रचार अपनी पार्टियों का, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन सभी ने पूरी ताकत झोंकी। मुख्यमंत्री ने अजमेर और मांडलगढ़ में रोड शो किया, तो कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट और राज बब्बर ने अजमेर रोड शो करके पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। तो उधर अलवर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने पार्टी का प्रचार किया। यूं तो पिछले 15 दिनों से पार्टियों के आला नेता चुनावी क्षेत्र में जमकर प्रचार कर रहे थे, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन के बाद दोनों बड़ी पार्टियां जीत का दंभ भर रही हैं और 3-0 से जीत का दावा कर रही हैं। उनतीस जनवरी को होने वाले उपचुनाव की मतदान प्रक्रिया में लगभग 39 लाख वोटर हैं, जिसमें अजमेर लोकसभा में 18,42,992 मतदाता हैं। साथ ही इस सीट पर कुल 23 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बात करें अलवर लोकसभा चुनाव की, तो यहां पर कुल 18 लाख मतदाता हैं और चुनावी मुकाबले में 11 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और मांडलगढ़ विधानसभा में 8 उम्मीदवार चुनावी समर में भाग्य आजमा रहे हैं और इनके भाग्य का फैसला 2,31,240 मतदाताओं के हाथ में है। यूं तो अजमेर और अलवर में कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार में आमने सामने की टक्कर है, लेकिन मांडलगढ़ में कांग्रेस के बागी ने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। मांडलगढ़ में कांग्रेस के विवेक धाकड़ को कांग्रेस से बागी हुए गोपाल मालवीय ने चुनौती दी है, तो उधर भाजपा से शक्ति सिंघाड़ा चुनावी समर में कूदे हुए हैं। अजमेर सीट की बात करें तो यहां पर भाजपा के रामस्वरूप लांबा और कांग्रेस के रघु शर्मा के बीच की टक्कर है और अलवर में कुछ इसी तरह से भाजपा के जसवंत सिंह को कांग्रेस के करण सिंह यादव से सीधी टक्कर मिल रही है। पार्टियों के लिए सभी चुनाव यूं तो काफी मायने रखते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहे इन चुनावों को जनता भी सेमीफाइनल मान रही है। ऐसे में दोनों बड़ी पार्टियां पूरी तरह से दमखम लगाए हुए हैं, लेकिन देखना होगा कि सत्ता के सेमीफाइनल में आखिर जीत किसकी होती है। तो आपने देखा हमारे खास खबर का मजमून, और सभी राजनीतिक दलों ने तीनों सीट के लिए ताकत जो की है। ताकत इस मायने में सभी के लिए चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये चुनाव इस मायने में कि इसी वर्ष नवंबर में यहां राजस्थान में मतदान होगा। 2 लोकसभा 1 विधानसभा यानी कि 17 विधानसभा सीट पर वोटिंग डाली जाएगी। करीब 37 लाख के आसपास मतदाता होंगे, 38 लाख के आसपास। तो एक बड़ा उसे चुनाव कहा जा सकता है, और एक मैं कहूंगा कि सेमीफाइनल भी इसको अगर राजस्थान की विधानसभा का कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। काफी रोचक मुकाबला है, और अभी तक की जो जानकारी मिल रही थी उसके हिसाब से नेक टू नेक फाइट बताई जा रही है, लेकिन जीतने के दावे बीजेपी कांग्रेस दोनों कर रहे हैं। और मांडलगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है, जिसमें गोपाल मालवीय भी दोनों को टक्कर दे रहे हैं। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक श्याम शर्मा साहब हैं, कांग्रेस से नगेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ हैं, भाजपा नेता आलोक भारद्वाज हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। हम पूरे इलेक्शन को देखेंगे कि जब से कैसे क्या रहा, कब से मुद्दों का क्या आधार रहा, प्रत्याशी चयन में क्या किया गया। अलवर, अजमेर और मांडलगढ़ तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, और हम चर्चा शुरू करेंगे श्याम जी से। सिंहद्वार से हम शुरू करते हैं। श्याम जी, अगर तीनों जगह की बात करें तो अगर अलवर को हम छूने की कोशिश करें पहले, तो अलवर को देखा जाए जहां पे 11 प्रत्याशी हैं, 18 लाख से ज्यादा मतदाता है, वहां पे मुकाबला काफी रोचक है। और
बेशक 11 प्रत्याशी हो, लेकिन सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रहा है और दोनों ही प्रत्याशियों के चयन में काफी कोशिश की गई। अलवर सीट इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह वहां से सांसद रहे हैं, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। टिकट में इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि पूरी तरह से कांग्रेस में उनकी चली होगी। जसवंत यादव काफी मजबूत प्रत्याशी के रूप में बीजेपी ने उतारा है। मुकाबले की अगर बात करें तो वसुंधरा राजे वहां रोड शो कर चुकी हैं, अशोक गहलोत ने चुनाव प्रचार थमने के ठीक पहले रोड शो किया, दोनों की भीड़ काफी रही है। तो निगाहें अलवर के लिहाज से हम देखें तो थोड़ा पारखी नजरें देखें, कहां मुद्दे कैसे हो सकते हैं, कहां सहमत का खेल चल सकता है। यहाँ देखिए योगेंद्र जी, अलवर महत्वपूर्ण चुनाव है। वहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी के मित्र और सखा जो कहे जाते हैं भवन जितेंद्र का क्षेत्र था। वहां पर पूर्व सांसद करण सिंह को खड़ा किया है। आप देखिए कि बीजेपी अपनी स्थिति को वहां ठीक नहीं मान रही थी। आज भी उसको आशंका है। उसके कारण है कि मुख्यमंत्री लास्ट दिन रोड शो करने नहीं गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोड शो करने गए और वहां जिस प्रकार का मुकाबला देखने को मिल रहा है, मैं कह सकता हूं कि वहां यादवों में जिस प्रकार की प्रवृत्ति चल गई है कि एक तो अपना है ही, दूसरा भी अपना बना लो। इस प्रवृत्ति को जो देखने को मिल रहा है, उससे लग रहा है कि हो सकता हो चुनाव में बीजेपी जो कि 2 लाख से अधिक वोटों से पहले जीती थी, वो अब वो नहीं मैदान में जिस हिसाब से चलनी चाहिए थी वो नहीं चल पा रही। वहाँ के खुद उनके विधायक जो है 3-4 विधायक इनका विरोध करने के लिए वो पूरी तरीके से सक्रिय दिखे नहीं। उसमें पूरे फील्ड में आप देखिएगा कि खुद जो पूर्व जो विधायक माने जाते हैं और उसमें रोहताश कुमार शर्मा है, वो चुनाव मैदान में कहीं सक्रिय ढंग से नहीं दिखे जिस प्रकार से दिखनी चाहिए थी। पहले दिन वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने कहा है इसलिए हम चुनाव मैदान में आए हैं। ज्ञानदेव आहूजा जो सक्रियता दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखा पाए इस बार। इसके अलावा रामहेत यादव हैं, वो भी जो सक्रियता दिखानी चाहिए, धर्मपाल, ऐसे 3-4 विधायक जो सक्रियता दिखानी चाहिए थी, मेरे को लगता है कि अलवर में वो नहीं दिखाई गई। तो यानी कि आपके नजर से लगता है कि अलवर सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मुकाबले में थोड़ा सा आपको अब दिखाई देती है कांग्रेस की स्थिति मजबूत बीजेपी से कही जा सकती है, क्योंकि खुद प्रदेश अध्यक्ष वहां लगे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष का अस्तित्व इतना अच्छा मजबूत नहीं है। वो पंजाबी क्षेत्र में के नेता के रूप में वहां पर भेजे गए, वो प्रदेश अध्यक्ष पूरे प्रदेश के रूप में पहचाने जाए वो नहीं पहचान पाए। आप देखिएगा अशोक गहलोत बड़े चातुर माने जाते हैं राजनीति के, उन्होंने इस पूरे खेल को देख लिया कि कहाँ मजबूत स्थिति है और कहाँ मेरी स्थिति राहुल गांधी के सामने स्पष्ट की जा सकेगी, तो वो भवन जितेंद्र के क्षेत्र में चले गए। और आप रोड शो कहाँ, वसुंधरा जी तो मांडलगढ़ और अजमेर में रोड शो कर रही थी और वो कर रहे थे अलवर में। इसका मतलब माना जाना चाहिए कि वहाँ की स्थिति में बहुत हद तक कह सकता हूँ कि बीजेपी की जीत नहीं हो पाएगी। मेरे को अभी भी लग रहा है, खुद मुख्यमंत्री भी मान चुकी, इसी के कारण है कि वो वहाँ रोड शो करने आज जाते नहीं, तो क्योंकि वो उनके पास हेलीकॉप्टर, वो तीनों जगह रोड शो कर सकती थी। मांडलगढ़ और अजमेर में कर दिया तो वो अलवर भी कर सकती थी। चलो, मजबूत स्थिति की बात है, अच्छी फाइट कही जा सकती है। दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए गए हैं। अपने चुनाव प्रचार थमने से ठीक पहले अशोक गहलोत ने दावा किया है कि हम तीनों सीट जीतेंगे। इसी तरह से सचिन पायलट कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं, वसुंधरा राजे, अशोक परनामी, तमाम नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं और प्रत्याशी ताल ठोक के कह रहे हैं। अच्छी बात है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। बाकी काफी ये कहा जा सकता है हर प्रत्याशी ने काफी पसीने बहाए हैं। अब आपके पास से वक्त सिर्फ इतना होगा कि आप इंडिविजुअली आप जो मतदाता है आप उससे बूथ के बाहर, घर के पास, गली, वहां प्रचार कर सकते हैं। वो प्रचार जो धूम धड़ाका हम काफी दिन से देख रहे थे, वो शोर थम चुका है और अब आपके पास में जैसे हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली है, व्यवस्था है, भारत की चुनाव प्रणाली में काफी एक विश्वास जताया जाता है। काफी सक्रियता के साथ में प्रशासन अपनी ओर से कोशिश करता है कि किसी तरह की उंगली ना उठे और ऐसा देखा भी जाता है। हालांकि देखिए, इस धूम धड़ाके को रोक नहीं पाते हैं। आचार संहिता की खुली धज्जियां उड़ाना भी इससे कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में काफिले चलते हैं, उसी से साफ दिखाई देता है कि पैसा कितना खर्च होता है। लेकिन फिर भी चलिए, ये मैं तो कहूंगा कि लोकतंत्र का एक पर्व है,
इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। नगेंद्र हमारे साथ में हैं, अलवर का जिक्र करेंगे नगेंद्र हम आपके पास में। तो एक बात ये कही जाती थी कि चुनाव जब डिक्लेयर हुए थे उस समय कहा जाता था कि सचिन पायलट से बड़ा कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता अजमेर में। अलवर में भंवर जितेंद्र सिंह से बड़ा, और विवेक धाकड़ मांडलगढ़ में कांग्रेस के पास में एक बड़ा चेहरा है। अलवर के हम जिक्र कर रहे हैं, मैं अजमेर में बाद में आऊंगा। भंवर जितेंद्र सिंह ने करण सिंह को प्रत्याशी बनवाया। करण सिंह पहले भी सांसद रह चुके हैं, बहरोड से एमएलए भी रह चुके हैं। जसवंत और करण सिंह आमने सामने मुकाबला भी हो चुका है। लेकिन बीजेपी लगातार ये बात कर रही थी कि भंवर जितेंद्र सिंह को कहीं संदेह था कि पता नहीं मैं जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा, और हार गया तो अपने जो एक पॉलिटिकल इमेज है उस पर असर पड़ेगा। लेकिन अभी अगर दावा कांग्रेस कर रही है तो भंवर के चुनाव लड़ने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लड़ते शायद ज्यादा मजबूती होती चुनाव की। देखिए, चुनाव में प्रत्याशी महत्वपूर्ण होता है और प्रत्याशी तय करने में पार्टी जो है वो अपने हिसाब से तय करती है। पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो तय करते हैं, और खुद चूंकि भंवर जितेंद्र सिंह जी एक महत्वपूर्ण नेता है कांग्रेस के अंदर, राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली हुई है, तो ये पूरे तरीके से उन पर छोड़ा गया और उन्होंने आगे बढ़कर जो है करण सिंह जी को उम्मीदवार घोषित करने में, प्रत्याशी बनाने में उनकी भूमिका भी रही है। तो ये सब जो है पार्टी ने अपने स्तर पर तय किया गया पार्टी के द्वारा। इसमें मेन चीज ये है कि पार्टी जो है उनके लिए चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण है, और चुनाव में प्रत्याशी उस समय की परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाता है। तो उस समय लगा कि करण सिंह जी एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, और चूंकि वो पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं और एक बहुत अच्छा उनका लोगों में संपर्क है और उनका एक सम्मान है लोगों के बीच में, तो इसलिए खुद आगे बढ़कर भंवर जितेंद्र सिंह जी ने उनको उम्मीदवार के रूप में आगे रखा। और उसमें चूंकि खुद भंवर जितेंद्र सिंह जी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां उनको मिली हुई है, उसमें वो व्यस्त है। उन्होंने उनको समय वोट नहीं मिल रहा था, इसलिए वो डर के मारे चले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, चुनाव से बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है? सिंह जी खुद वहां से सांसद रह अलवर से सांसद बन के जाते तो बड़ी जीत होती वहां पर, ऐसा कह सकते थे नेता। देखिए श्याम सुंदर जी, समय समय पर ये तय होता है कि कब कौन कैंडिडेट बनेगा। निश्चित रूप से कैंडिडेट बनाने में तो सीधा रोल खुद का ही भंवर जितेंद्र का, उन्होंने आगे बढ़कर मतलब हारने की स्थिति थी। मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं, जातिगत आधार पर वोटों का जो था। चल एक मजबूत, कांग्रेस दावा कर रही है कि हम अलवर में जीत सकते हैं, हमारी मजबूत पोजीशन। मजबूती का आधार मैं जानना चाहूंगा, मजबूती का आधार क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से पहले हमने कैंडिडेट वहां पे तय किया है, ऐसा नहीं है कि हमने। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि मजबूती का जो आधार है, जो जीत का दावा कर रही है कांग्रेस, वहां से चुनाव प्रचार हमने कि ठीक पहले कांग्रेस ने दावा किया है कि हम चुनाव जीतेंगे, तो जीतने का एक आधार क्या है वहां पे? देखिए, कांग्रेस ने अलवर से नहीं, अजमेर से, मानलगढ़ से सभी सीटों पर चुनाव जीतने का दावा किया है। मैं तीनों सीट पे जाऊंगा। देखिए तीनों सीट पर चुनाव जीतना कांग्रेस का तय है, और उसके लिए कोई पर्टिकुलर समीकरण की बात मैं नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि अलवर की आप ये देखिए योगेंद्र जी, ये जो चुनाव है ये पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उनकी जो कार्यप्रणाली रही है, जिस तरीके से उन्होंने जनता को इमोशनली जो है उनको सपने दिखाए हैं, और सपने दिखाकर जिस तरीके से उनको ठगा गया है पिछले 4 साल में और 4.5 साल में, ना तो केंद्र की सरकार ने कोई काम किया और ना प्रदेश की सरकार ने कोई ऐसा धरातल पर काम किया जिसको लेकर वो ये जनता के बीच में जाए और बताएं कि हम जो है इतना काम हमने करके दिया है। हर स्तर पे, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो अपराध का मामला हो, चाहे वो महिलाओं से संबंधित अपराध का मामला हो, हर स्तर के ऊपर जो है जनता ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है। और जिस तरीके से उपचुनाव घोषित होने के बाद आप देखिए के जो फेल्योर्स हैं उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। निश्चित रूप से सरकार आज जो है, जो जनता है उसको मौका मिला है अजमेर के अंदर, अलवर के अंदर, मानलगढ़ के अंदर, कि वो पिछली कांग्रेस की सरकार और आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें तुलनात्मक अध्ययन करके वो तय कर सकते हैं कि हाँ हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। आप ये देखिए जिस तरीके से जब दोनों जगह प्रत्याशियों की का स्वर्गवास गया, उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के दौरे अजमेर और अलवर में रहे और कई घोषणाएं उन्होंने की, निश्चित रूप से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बौखलाहट को बताता है कि हाँ किसी भी तरीके से वहां की जनता को संतुष्ट किया जाए। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री लगातार वहां समाज के लोगों के साथ मीटिंग कर रही है, तो आप सीधे सीधे देखिए कि वहां सीधे सीधे जातिवाद की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, जबकि अगर उन्होंने विकास के काम किए तो उनको समाज के साथ अलग अलग मीटिंग करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। चलिए आलोक हमारे साथ। आलोक, यहाँ पे एक कांग्रेस का ये दावा है कि हमारी जो जीत का एक आधार है वो है कि गवर्नमेंट का फेलियर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। देखिए यूं भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास में तीनों ही सीट पे खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर एक ही सीट जीतती है तो प्रदेश में गेन करती है, और
तीनों ही जगह की अगर बात करें कब्जा आपका है, क्योंकि आप ही के पास में सीट थी। अलवर की अगर बात कर रहे हैं तो 8 में से 7 सीट पे आपका कब्जा है। एक पे राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ जो सीट है वो गोलमा देवी जो राजपा की है वो जीती हुई है। तो 7 सीट पे आपके पास में सरकार आपकी है, उसके बावजूद कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो कुछ अलग बयां कर रहा है, सीधा कटघरे में सरकार को खड़ा कर रहा है। श्याम जी हैं, उनके कुछ संकेत हैं कि अलवर में आपका मामला थोड़ा सा लूज नजर आ रहा है। तो वजह क्या हो सकती है? मुख्यमंत्री ने पूरा टाइम दिया है और बीजेपी के बड़े ही ये कहें कि एक शालीन, दबंग और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने काफी समय दिया वहां पे। वो तो वही रहे। देखिए, आप सबसे पहले तो योगेंद्र जी, मैं जो आपने एक बात कही, तो कांग्रेस की तो शुरू से एक ये नीति आप अब देखते आ रहे हैं 4 साल में, पता एक ही बात कहना, कहीं भी चुनाव आता है सरकार ने काम नहीं किया। एक जो पहला मुद्दा होता है ना, कोई भी व्यक्ति बैठे, चाहे नगेंद्र सिंह शेखावत जी हो या कांग्रेस के कोई भी लीडर है, उनको एक तो एक तकिया कलाम सा बन गया है कि काम नहीं किया। तो मैं पहले तो कहना चाहूंगा, केंद्र की सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में नहीं, देश के अंदर कितने चुनाव हुए हैं और क्या रिजल्ट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बनी थी तो उसके बाद क्या चुनाव नहीं हुआ क्या इस देश में? इस देश में अनेक राज्यों के चुनाव भी है, क्या परिणाम आया आपके सबके सामने है। अभी श्याम जी ने विश्लेषक के रूप में एक बात आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैंने आपको सुना, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नहीं, आप तो हमेशा ही गिनती की बात करते हैं। मैंने तो आपको डॉक्टर साहब बोलिए। चुनाव जीतते हुए उसके बाद में यह स्थिति रही कि केंद्र के सरकार के बाद अनेक राज्यों में चुनाव हुए, क्या परिणाम आए आपके सबके सामने है। अभी श्याम जी ने एक बात करी अलवर के ऊपर, जब श्याम जी को मैंने सुना तो श्याम जी कह रहे कि उन्होंने जाति को विशेष कर नाम लगे कि वो ये चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे और वहां पे। देखिए श्याम जी, इस तरह की बात करना, हमारी सरकार में हम कोई जातिवाद की बात नहीं, या तो सर्वस्पर्शी समावेश की बात होती है। हमें ये नहीं है कि हम यादव है या ये ब्राह्मण है या ये वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब राजस्थान के नागरिक है और सरकार के लिए हर नागरिक समान है। अब आप किस आधार पर आकलन कर रहे हैं? आप पार्टी से जुड़े नहीं है, लेकिन आपका विश्लेषण मुझे समझ नहीं आया। आपने कहा कि नहीं साहब यादव ऐसा चाहेंगे। आप एक पत्रकार है, पत्रकार में आप खुद इस तरह का अगर इस तरह का माहौल क्रिएट कराएंगे तो मुझे तो ये उचित नहीं लगा श्याम जी, इसलिए मैंने आपसे कह दिया इस बात को। नहीं, माहौल नहीं बना रहे हैं श्याम जी का देखिए ओपिनियन अपनी जो दी है कि भाई जो आधार वो ऐसा लग रहा है ओपिनियन की, इसलिए तो मैंने कहा ना, मैं कोई आक्षेप तो कर नहीं रहा श्याम जी पे। मैंने तो हालांकि मैं आपके बात से सहमत हूं, लोगों ने कहा है इसलिए कह रहा हूं मैं। और यादव खुद कह रहे हैं कि हमारा एक है तो दूसरा भी बना श्याम जी, लेकिन आप ये लेकिन ये बात तो सही है कि बीजेपी की ओर से ये मैं कह सकता हूं कि प्रत्याशी चयन में इससे बेहतर कैंडिडेट बीजेपी के पास में अलवर में नहीं हो सकता था। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव को जो चुनाव लड़ाया है बीजेपी ने, इसमें समझदारी की है, इसमें कोई संदेह नहीं। रिजल्ट देखिए डिफरेंट थिंग, बट योगेंद्र जी चुनाव भी हम है ना, आप बात करें तो मैं आपको कह रहा हूँ आज का दिन आप आ सकेंगे और जब रिजल्ट आएगा तिवारी को, उससे भी हम देखेंगे कि इस चुनाव को, अलवर वाले चुनाव को, हम पिछले चुनाव में हमारे जो चांदनाथ जी जितने वोटों से जीते थे, हम उससे भी ज्यादा वोटों से, चाहे हम उससे 5 वोट ही ज्यादा हो, लेकिन उससे जीत ज्यादा रहेगी, ये आप आज निश्चिंत रख लीजिए। थोड़ा मैं आधार जानना चाहूंगा क्योंकि कांग्रेस आपको आधार बना रही है। कांग्रेस आपको आधार बना रही है। देख सकते हो कि आप 2 लाख से अधिक वोटों से जीतोगे। आप जीतने की स्थिति में हो क्या? नहीं तो मुख्यमंत्री छोड़ते नहीं अलवर को। जी ऐसा नहीं है, अलवर को जिस तरह से बार टाइम नहीं दिया उतना, जितना टाइम बाजी ने दिया। अशोक गहलोत अरे एक दिन पहले कर गए वो, उन्होंने 25 को कर गया। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने जो टाइम अजमेर को दिया, मांडलगढ़ को दिया, अलवर को जितना टाइम नहीं दिया। ऐसा नहीं है, देखिए आप है ना, ठीक है टाइम की कैलकुलेशन करेंगे, 1-1 मिनट से आप काउंटिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूंगी अलवर, मांडलगढ़, अजमेर ही नहीं, राजस्थान की मुख्यमंत्री के लिए पूरा राजस्थान है। टाइम उनको वो सबको देती है और सबको देती रहेंगे, ऐसा कहीं भी श्याम जी ऐसा भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री को लगता हो कि अलवर में बड़ा मजबूत कैंडिडेट है, उनकी पार्टी के एक बड़े नेता हैं और जसवंत यादव एक जनता से जिनका जुड़ाव, जसवंत यादव जी का दूसरा एक मंत्री है, एक काबीना मंत्री है, उनको भरोसा है कि जसवंत तो खुद भी पार पटक सकते हैं। योगेंद्र जी बार-बार आप आलोक जी को, क्योंकि अंदर से तो बोलने की मालूम है उनको कि उनकी ताकत लगानी पड़ रही है बोलने को। इनके विधायकों के नाम लिए विधायक भीतरी घात कर रहे हैं। रोहिता जी का आपने अमिता जी का नाम लिया, हर आदमी। अरे भीतरी घात हो रही है, आप मानोगे, आप मान के चलिए भीतरी घात हो रही है। जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है उसमें आप देख लेना कि बिल्कुल अब इसको घात का अलवर का परिणाम बड़ा विजन होगा। देखिए अलवर का परिणाम सर्वे किसका सर्वे आ गया, सर्वे नहीं करा, देश की बात एकदम निराश है, वो जवाब देने की स्थिति में। नगेंद्र जी, तो चलिए अलवर की अगर हम जैसे बात कर रहे हैं तो अलवर में मुद्दे
मुद्दों की अगर बात करें तो बाई इलेक्शन में मुझे मुद्दा कोई दिखाई नहीं दिया। आरोप के लिए मुद्दा हो सकता है कि सरकार फेल है, आपने पेंशन नहीं दी, आपने एक बार और ये कोई नई बात नहीं है। बाई इलेक्शन में हमेशा सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है। कभी भी आप देख लीजिए, एक ट्रेंड रहा है, प्रतिपक्ष या विरोधी दल हमेशा सरकार की कमियों को गिनाते हैं, सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाती है। वैसे एजेंडा तो यही होता है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से अगर हम बात करें तो बाई इलेक्शन में सरकारें कोई भी हो, उन्हें डर लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी तो कहीं नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा कुछ नेगेटिव माहौल बन रहा हो, क्योंकि आप आक्रामक ज्यादा अच्छी तरह से हो सकते हो बजाय डिफेंसिव के। आप जो बचाव की मुद्रा में आते हैं उसमें कई चीजें सोचनी पड़ती हैं आपको। क्या आप आक्रामक तो बहुत जल्दी हो सकते हैं। बीजेपी जब अपोजिशन में थी तो हमले बहुत अच्छे से क्या करते थे, लेकिन आज वो एग्रेसिव आप नहीं रह सकते क्योंकि सत्ता की कुर्सी पे बैठे हैं। आज अगर आप कमियां गिनाएंगे तो सवाल खड़े होते हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि अशोक गहलोत ने उस वक्त ये किया था, क्योंकि आप 5वें साल में आप पे पांव रख चुके हैं, 3 महीने उसके स्पेंड कर चुके हैं। अब ये सब चीजें नहीं चल सकती। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव काफी रोचक, मजबूत कैंडिडेट के बीच, और ये तो कह सकता हूं कि वहां के लोगों ने काफी बढ़ चढ़ करके चुनाव प्रचार में वहां के वर्कर्स ने भी हिस्सा लिया है। लेकिन अपना अपना एक ही एनालिसिस है। भरोसा हमें 1 तारीख को आने वाले चुनाव परिणाम पे रखना चाहिए। और दूसरी एक महत्वपूर्ण सीट, जैसे हमने कहा कि भंवर जितेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनकी प्रतिष्ठा कांग्रेस की तरफ से यहां जुड़ी हुई है। अशोक परनामी खुद ने काफी टाइम लंबे, और एक कैबिनेट मंत्री जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी है। यह तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने तीनों जगह के चुनाव की कमान अपने हाथ में रखी है। पूरी तरह से अपने अपने एक एक कैबिनेट मंत्री को एक एक विधानसभा में लगाया भी है, और वो पूरी तरह से देख रहे हैं। पूरी एक कार्यकर्ताओं की फौज वहां उतारी हुई है। सभी जगह कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सबको लगाया हुआ है। पूरी तरीके से सचिन पायलट, अशोक गहलोत एक एक सीट को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। अब बात की जाए अजमेर की। अजमेर में रघु शर्मा कांग्रेस के एक बड़े कद के नेता हैं। रामस्वरूप लांबा को उतारा गया कि शायद वो सिंपैथी गेन कर सकते हैं। सांवरलाल जाट के बेटे हैं, राजनीति का कोई बड़ा उनको एक्सपीरियंस नहीं है, जयपुर में रहते थे, लेकिन एक सिंपैथी के नाते उन्हें कैंडिडेट के रूप में उतारा गया है। दोनों तरफ से ताकत लगाई है। सचिन पायलट के लिए सीट काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं। वो एक मैसेज देने की कोशिश भी करेंगे। अगर इस सीट पे कहीं थोड़ा भी सवाल खड़ा होता है तो बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिलेगा कि सचिन पायलट जो एक फेस बनने की सोच रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, उन्हीं के जब वहां पे स्थिति ऐसी है तो प्रदेश में क्या हालात होंगे। एक बीजेपी से एक मुद्दा बना सकती है अगर वहां से रघु शर्मा हारते हैं तो, क्योंकि कद्दावर नेता है रघु शर्मा भी। और अगर इधर सचिन पायलट रघु शर्मा को जिताने में कामयाब रहते हैं तो एक मैसेज जाएगा कि जैसे श्याम जी कह रहे हैं कि अलवर से ज्यादा टाइम स्पेंड किया मुख्यमंत्री ने अजमेर में, वहां बहुत बेहतर परिणाम नहीं रह सका। अगर ऐसा होता है तो हम देखिए भविष्य के कयास पे हम चर्चा कर रहे हैं, आप इसे ऑथेंटिक ना माने, लेकिन अपना अपना एक आंकलन है। और जो श्याम जी हैं जाके आए हैं वर्कर्स की तरह, नगेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथी हैं जो कांग्रेस के, वो जाके आए हैं तीनों सीट पे, आलोक भारद्वाज तीनों सीट पे जाके आए, तो अपना अपना एक नजरिया, अपना एक तजुर्बा जो है वो हमारे साथ में वो शेयर कर रहे हैं। श्याम जी, बात की जाए अजमेर की, जैसे भंवर जितेंद्र सिंह हिम्मत नहीं दिखा पाए या एक रणनीति का हिस्सा था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इसी तरह से सचिन पायलट भी वहां पे, तो इसे क्या माना जाए? क्योंकि बीजेपी लगातार घेरने की कोशिश की। हालांकि अब आखिरी के दिनों में इस बात की कोई चर्चा नहीं रही कि सचिन पायलट डर गए थे, लेकिन जैसे ही सचिन पायलट ने रघु शर्मा को प्रत्याशी बनवाया तो एक बड़ी चर्चा थी कि नैतिक हार पहले ही कांग्रेस स्वीकार कर चुकी है। क्या अब ऐसा लग रहा था इस पूरे चुनाव में सचिन पायलट ने, मुझे जहां लगता है कि मेहनत खूब की है, बीजेपी के नेताओं ने खूब मेहनत की है, मुख्यमंत्री ने अजमेर से काफी अपने जो कहें कि एक मॉनिटरिंग है उसको बहुत अच्छे से फोकस रखा। देखिए योगेंद्र जी, अजमेर का चुनाव आन बान शान का चुनाव हो रहा है मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के बीच। ये चुनाव ना तो लांबा और रघु शर्मा के बीच है, बल्कि सरकार और जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करने वाले सचिन पायलट के बीच में हो रहा है। अब उन्होंने देखिए कि आज मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए राजबब्बर को बुलाया, पुष्कर और अजमेर में उन्होंने भी रोड शो कराया, खुद सचिन पायलट भी रहे मौजूद, और कोशिश की कि किसी प्रकार से हमारे मुस्लिम मतदाता किस प्रकार से कांग्रेस के पक्ष में आए। क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार से मुस्लिमों में उनकी जो
महिलाओं में और नगमा को लेके आए थे में जो 3 तलाक को लेकर जो निर्णय हुआ उसको लेकर के जो जिस प्रकार का माहौल बन रहा है उससे बीजेपी को मुस्लिम मतदाता मिलने का कुछ आसार बने हैं और मुख्यमंत्री खुद चाहती हैं कि किस प्रकार से मुस्लिम मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में किया जाए। कल भी मैं क्योंकि बैठा था एक जगह, वहां बात भी हो रही थी, मुख्यमंत्री के मुंह से कुछ चीजें निकली भी थी, तो कोशिश कर रही थी कि किसी प्रकार से अजमेर को वो जीतना चाहती है और ये दिखाना चाहती है कि सचिन पायलट का दमखम अजमेर में पहला जैसा नहीं रहा। सचिन पायलट जीते और वो अपने आप को, देखिए सचिन पायलट एक सिंधी मतदाता के घर पे रह रहे हैं, वही दिखाने का प्रयास करें मैं तो सिंधियों के साथ हूं। अब मुस्लिम मतदाताओं को कहने की हैसियत में नहीं आ पाए। जब खुद चुनाव लड़े थे तो उनके ससुर फारूक अब्दुल्ला और उनकी पत्नी सारा खुद चुनाव क्षेत्र में गई थी मुस्लिम में, कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं और वोट दीजिएगा। इस बार ना तो उनके ससुर साहब आए ना उनकी पत्नी आई चुनाव मैदान में, खुद निश्चित रूप से आए और खुद गुजरों के मतदाताओं के बीच में जाकर के हिम्मत से नहीं कह पाए कि मैं तुम्हारा हूं, तो उन्होंने कहा कि हमारे होते तो चुनाव लड़ते। तो गुजर मतदाताओं में भी फूट का असर वहां देखने को मिल रहा है। इसी कारण से मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पर वहां देखेगा कि आपके अजमेर विकास प्राधिकरण का जम करके सदुपयोग किया सत्ताधारी पार्टी ने और बाकी एजेंसियों का भी वहां जिस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए था किया गया। किसी भी भाजपा के नेता कार्यकर्ता ने कहा कि मेरे यहाँ नाली नहीं बनी, मेरे यहाँ सड़क नहीं बनी, तो वहां बनाई गई। हो सकता हो कि इस चुनाव में अच्छा खासा बजट भी अजमेर को दिया गया। अब सारी चीजें पक्ष में करने के लिए साधनों का सदुपयोग सत्ताधारी पार्टी ने किया और मुख्यमंत्री खुद वहां लगातार लगी रही और कोशिश की किसी भी श्याम जी मैं एक बार के लिए रोकना चाहूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और चर्चा करेंगे एक बार फिर सत्ता या उपचुनाव के जो रन है उसके ऊपर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान में हो रहे विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव की। 29 तारीख को मतदान होगा। हम आपसे अपील करते हैं कि जो उस क्षेत्र में रहते हैं मतदान जरूर करें। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपका वोट बहुत मायने रखता है और आपको वोट डालना चाहिए। चलिए, मैं श्याम जी के पास में था ब्रेक से पहले। हम चर्चा कर रहे हैं अजमेर की। अजमेर की बात जो कर रहे हैं, मैसेज सचिन कितनी दे वहां पे, लेकिन सचिन पायलट मेहनत भी कर रहे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुख्यमंत्री वहां पे अलग अलग तबके के लोगों से मुलाकात भी कर चुकी हैं। रोड शो के लिए भी आखिरी जब चुनाव प्रचार का दिन था तो उन्होंने चुना अजमेर को। यह क्या सचिन के बारे में जो बीजेपी का एक दावा लगातार रहा कि वो घबराए हुए थे और वो ताल नहीं ठोक पाए, क्या वास्तव में ये बात कहीं इलेक्शन में स्टैंड कर पा रही थी या बस केवल एक से पॉलिटिकल स्टैंड कहा जाए? सचिन पायलट फ्री रह करके एक ज्यादा ताकत भी लगा सकते हैं, ज्यादा रणनीति बना सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट बहुत सारी चीजों से प्रेशर में होता है, लेकिन अगर कोई मजबूत नेता अगर बाहर होता है तो मुझे लगता है कि वो काफी चीजों को देख भी पाता है। देखिए योगेंद्र जी, आपने देखा होगा उनका निगाह फिर भी अजमेर पे टिके रही। वो अलवर में ज्यादा नहीं गए, मांडलगढ़ में इतना नहीं गए। यही कारण रहा कि रोड शो भी अशोक गहलोत ने किया और सचिन पायलट ने अपने लोकसभा क्षेत्र को बनाए रखने के लिए वहां रोड शो राज बब्बर के साथ खुद ने किया। मुख्यमंत्री का पूरा परिवार लोकसभा अजमेर में लगा रहा, आपने देखा। उनकी बेटी की बहू निहारिका ने भी प्रचार किया इस बार। और वो सुनिए आप सुनिए ना, आप सुनने का प्रयास कीजिए। देखिए जो परिवार जिसका है वो परिवार कहूंगा और वो पार्टी का परिवार कहेंगे तो ठीक बात है। मैं खुद के परिवार की बात कर रहा हूँ। पहली बार धौलपुर से निकल करके उनकी जो बेटी की बहू पहली बार देखने को आई कि वो किशनगढ़ भी गई, नसीराबाद भी गई, अजमेर में गई, पुष्कर, जहां जहां गुजर बाहुल्य क्षेत्र था वहां उन्होंने अपने आप को स्थापित किया कि मैं मुख्यमंत्री की बहू होने के नाते जिताने का प्रयास करूं, क्योंकि मेरी सास का यहाँ पर
प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। अब देखिए कि आज उनके बेटे भी देखे गए रोड शो के दौरान, वहां पर थे मौजूद, तो और सीआर चौधरी लगाए गए, पीपी चौधरी लगाए गए, क्योंकि पूरी ताकत को झोंकने का प्रयास किया कि किसी प्रकार से जट जाट मतदाता हमारा है और उसका पोलिंग। अब देखिए कि सबसे बड़ी चीज ये है कि अब आज तो प्रचार थम गया, अब वहां का बूथ पर मतदाता कैसे आए, ये मैनेजमेंट में निश्चित रूप से भाजपा ताकतवर है। पैसे के दम पर, पार्टी के दम पर, शासन के दम पर वो कोशिश करेगी किसी भी तरह से, और मुख्यमंत्री चाहेगी कि सचिन पायलट को जीतने नहीं दे, तो वो भले चुनाव एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी अजमेर से कि देखिए जो अब देखिए सीएम का चेहरा है वो वहीं पे खारिज कर दिया गया है। क्यों? 23 उम्मीदवार हैं वहां पर, कम नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जातिगत आधार पर वोट किस प्रकार से काटे जाएं, सत्ताधारी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया और पैसा भी सप्लाई किया है। तो आप देखिए बहुत सारी चीजें लगी है। मैं कह सकता आपको नाम गिना दूं, 9 उम्मीदवार तो मुस्लिम खड़े किए हैं आपने। सर हम नहीं चलिए, हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का श्याम जी। नहीं तो 9 अरे 23 बिल्कुल बिल्कुल किए गए कि यूनुस को निश्चित रूप से पुष्कर में तैनात किया गया है और अरुण चतुर्वेदी को अजमेर शहर में तैनात किया गया है। जातिगत कैबिनेट मंत्री को एक विधानसभा सीट पे अलग अलग क्योंकि जातिगत आधार किस प्रकार से किया जाए। संगठन के लोग हैं, लेकिन अजमेर का चुनाव निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सचिन और वसुंधरा के बीच हो रहा हो, ऐसा लग रहा है पूरे क्षेत्र में। चलिए आलोक जी आप ही बताइए, एक बार जो कहा है, अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। मैं सबसे पहले तो कह दूं आपको कि सरकार में हमें ऐसा कहीं भी नहीं है, हर व्यक्ति को अधिकार है राष्ट्र में जो अगर चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। श्याम जी चाहे तो खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कहने से कहना कि कोई किसी को अजमेर विकास प्राधिकरण का सदुपयोग हुआ नहीं हुआ। देखिए ऐसा कहीं भी नहीं है, हम कभी दुरुपयोग नहीं करते। और सदुपयोग की बात सदुपयोग की बात कर रहे हैं सर। सदुपयोग तो आप ये देखिए ना श्याम जी, कार्यकर्ता है, मैं आपको बताऊं कहाँ का नाली बनाएगी, कहाँ का क्या किया गया, ये कहाँ नहीं बनाएगी, पूरे राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव के दौरान मैं तो अजमेर का, क्योंकि अंदर से आपको बता सकता हूँ कहाँ कहाँ काम हुए, किस प्रकार से क्या क्या हुआ। मैं भी बता सकता हूँ आपको। ऐसा हम ये कहें कि अजमेर में बनाए गए और भी जगह भी काम हुए। आप ये देखिए, खाली ऐसा तो नहीं है कि एक दिन अजमेर में नाली बनी। मैं तो मांडलगढ़ का भी कह रही थी कि भाई क्या क्या कर दिया, सारे गिना रही थी उन्होंने। नहीं, आपके जयपुर में भी काम अगर हो रहे हैं तो ये हम ये नहीं कह सकते कि अगर वहाँ चुनाव है तो पर्टिकुलर उस दिन का काम उस वहां से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी आपको ये बता दूं कि तीनों, लेकिन राजस्थान में पहली बार 2 लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव कभी नहीं हुए। इतिहास आज तक दीजिएगा, 52 से आज तक चुनाव 2 पहली बार हो रहे हैं। तो हैं 4 विधानसभा के तो 6-8 भी 7 भी हुए। श्याम जी ये तीनों लोकसभा के पहले जीतेंगे, तीनों चुनाव हम जीतेंगे। नहीं, अब तीनों तो नहीं जीतेंगे, आप लिख के रख लो। आप 1 तारीख को अपन चर्चा कर लेंगे। आप जो शर्त लगाना चाहो लगा सकते हो। नहीं शर्त नहीं लगानी, अपने देखिए विचारों की शर्त है तो वैचारिक आप तीनों सीटें तो नहीं जीतोगे, लेकिन स्थिति आगे रहेगी आपकी। मैं देखिए जनता ने जो है, जनता ने स्वीकार किया। आप यही नहीं, केंद्र की चाहे परिकल्पना हो चाहे राज्य के कार्य हो, जनता ने क्या दिखाना कुछ भी होता है। देखिए मुख्यमंत्री जी के हालात अभी प्रधानमंत्री जी के आने के बाद सुदृढ़ हुई है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी तरोताजा होकर के चुनाव में उतरी है। मैं कह सकता हूं कि उनकी स्थिति पहले से अच्छी है। श्याम जी मुख्यमंत्री जी हमेशा समर्पित रहती है। अगर आप ये अच्छा कह रहे हैं तो मुझे तो खुशी है कि कम से कम इस चीज को स्वीकार रहे हैं कि जो चीज है वो बता रहा हूं मैं। पहले मुख्यमंत्री के पक्ष में माहौल नहीं था बीजेपी का, और न ही प्रधानमंत्री जी उसके पक्ष में थे। इस कारण से उनकी 3 महीने चलिए वो अलग विषय है। चुनाव पर मैं आपको कह रहा हूँ अजमेर, अलवर, मांडलगढ़ 17 विधानसभाओं के अंदर भी आप देखेंगे ना योगेंद्र जी, जब आप देखेंगे विधानसभा वाइज भी गणना आपके पास आएगी, आप ये देखेंगे कि मतदाताओं का विश्वास हम विधानसभाओं में भी बढ़त लेंगे। आपको बता दें, और ये आप जो कह रहे हैं कि ये इसका विधानसभा चुनाव का अगर ये पूर्व सिलेक्शन है तो आपको बता देता हूं कि निश्चित रहिए कि जो हमने आपको सबको रखा कि इस चीज को आप देखिएगा कि अगले चुनाव में भी विधानसभा के में इन्हीं वसुंधरा जी के नेतृत्व के कारण राजस्थान में भाजपा दोबारा से और अच्छे 180 जीतेगी। 180 का लक्ष्य है। 180 अब नगेंद्र के बाद देखिए, और नगेंद्र के पास में जाएंगे क्योंकि प्रतिपक्ष में वो कहेंगे कि दबा देते हैं हमारे को, तो अभी बोलने का अवसर नहीं मिला। तो नगेंद्र की बारी है अभी। अजमेर को लेकर के नगेंद्र, सचिन पायलट चुनाव नहीं लड़े। बीजेपी के पास में एक पहला बड़ा मुद्दा यही रहा कि जैसे अलवर में भंवर जितेंद्र सिंह नहीं लड़े, तो अलवर अजमेर से सचिन पायलट पीछे हो गए, वो लड़ नहीं पा रहे हैं, वो कहीं डरे हुए हैं। ये बीजेपी का सीधा हमला था, एक आरोप था। तो क्या वास्तव में कोई ऐसी वजह रही कि सचिन पायलट को रिस्क नहीं लेना चाहते थे? रघु शर्मा को उन्होंने कैंडिडेट बनाया। खैर चलिए, ये बहुत एक लंबा एक विषय चला गया और अब मेरी नजर में कोई ऐसा कोई एक मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी अभी भी कह रही है कि
आज भी जब चुनाव प्रचार थम रहा था तो उस दरमियान ये बात कही गई कि कांग्रेस की नैतिक हार पहले ही हो चुकी थी, इनके पार्टी के अपने दिग्गज नेता जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो चुनाव लड़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए यहाँ पे। देखिए, पहले तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष को दबाने की कोशिश अभी आपने कहा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए एक अलग है। देखिए अब तो विपक्ष को मतलब कांग्रेस को बोलने की जरूरत नहीं, अब तो जनता खुद आगे बढ़कर बोल रही है और जनता ने खूब इन लोगों को सुना है। आज भी आलोक जी बोल रहे हैं लगातार, लेकिन जनता इनको सुन के अब जो है थक चुकी है। जहां तक अजमेर के चुनाव की बात है, सचिन जी के चुनाव लड़ने की बात है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं। वो ऐसे मुद्दे बनाना चाहती है जिनका कि कोई सरोकार रहा नहीं। सचिन जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अजमेर से वो पूर्व सांसद रह चुके हैं और ये पूरे तरीके से उनका निर्णय है कि रघु शर्मा जी चुनाव लड़े। और मैंने पहले भी कहा, अलवर के विषय में भी कहा, अजमेर के विषय में मैं कह रहा हूं कि ये पार्टी की अपनी एक सोची समझी रणनीति है, उसके तहत पार्टी ने ये तय किया है और खुद उसमें आगे बढ़कर जो हमारे प्रमुख नेता हैं अशोक गहलोत जी, सचिन जी और भंवर जितेंद्र सिंह जी, सीपी जोशी, सबने मिलकर जो है इसको आगे बढ़कर इस मुहिम को चलाया है। मैं यहाँ पर ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि श्याम सुंदर जी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी अलवर के अंदर रोड शो कर रहे हैं, सचिन जी अजमेर में हैं, उन्होंने वहां समय दिया। सबने सब जगह समय दिया है, सब जगह मीटिंग्स भी ली है और पूरी पार्टी ने एकजुट होकर अपनी जिम्मेदारी के साथ जिसको जहां पर कहा गया है वहां पर उन्होंने अपनी तरफ से चुनाव में पूरा समय दिया है। इस तरह की बात जो है मैं समझता हूं कि कोई इस तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं है। जहां तक अजमेर की बात है, आप देखिए अजमेर के साथ किस तरह का छलावा है, चाहे वो स्मार्ट सिटी के नाम पर छला गया हो, जिस तरीके से श्याम सुंदर जी कह रहे हैं कि सरकारी जो संसाधन उनका दुरुपयोग वहां पर किया गया है, चाहे सदुपयोग करें, उन्होंने दुरुपयोग है, वो आज की तारीख में वो निश्चित दुरुपयोग है। आप देखिए जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है अलग अलग समाज के लोगों के साथ मीटिंग कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये इस बात को तय करता है कि मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी बौखलाहट है और इस चुनाव को जो है जातिवाद की सीमाओं में लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि विकास के नाम पर उन्होंने कुछ किया नहीं, विकास के नाम पे सिर्फ छलावा हुआ है। स्वराज संकल्प यात्रा के नाम पे जनता को छलावा देखने को मिला है, तो निश्चित रूप से अब वो इस तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह के दोषारोपण कर रहे हैं कि सचिन जी जो है उन्होंने खुद ने चुनाव लड़ा इसलिए चुनाव हार गए। मेरे ख्याल से अगर उन्होंने कुछ काम किया होता, उस काम के बलबूते के ऊपर अगर वो चाहे अलवर में जाते, अजमेर में जाते, तो शायद हम कह सकते थे कि उनके पास कुछ है, लेकिन आज उनके पास सिवाय खोखले बातों के अलावा कुछ नहीं। एक सवाल है इनका, आलोक जी का कुछ सवाल आपसे सवाल करना चाहें जी, बताइए आलोक। योगेंद्र जी, मैं पहले भी मैं नहीं चाह रहा था कि सवाल जनता जो आपसे कर रही है, एक बार सुन लीजिए सवाल मान लीजिए। बार बार बोले योगेंद्र जी ने भी कहा, आप इसे भी इस बात को कर रहे हैं कि बार बार नाम आ रहा है सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, भंवर जितेंद्र जी, तो मैं आप ये देखिए कि इस तरह के बयानबाजी, हाँ ये बयानबाजी श्याम जी आप अग्री होंगे, कुछ दिनों पहले एक बयानबाजी क्या गई थी, प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। अभी परसों विश्वेंद्र जी का बयान आया भरतपुर वाले कि क्या बयान आया कि इस तरह की। आलोक जी मैं एक बात जानना चाहूंगा, ये सवाल कर रहे हैं कि इन्हें कुछ रिमाइंड कराना चाह रहे हैं, ये सवाल बताइए आप अपना सवाल वही है कि ये जो गुटबाजी है ना, आप ये देख लें सचिन पायलट जी क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे, भंवर जितेंद्र जी क्यों, तो उसका फिर आपको क्या, ये तो कांग्रेस को होना चाहिए फिक्र उसका। नहीं आप ये देखिए आलोक जी, मैं यही कह रहा हूँ योगेंद्र जी, बीजेपी में गुटबाजी है। नगेंद्र शेखावत अगर ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि इन्हें अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। आप बताइए, कह रहा हूँ या तो विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, जनता ने देखा आगे विकास के नाम पे चुनाव लड़ते, तो आप इस तरह की बातें ही नहीं करते, आप अपनी बात रखते हैं, लेकिन आपके पास अपनी बात रखने का कोई मौका ही नहीं है। आपके जो मुख्यमंत्री है वो लगातार समाज के लोगों के साथ मीटिंगें कर रही है, इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि आप पूरे तरीके से जातिवाद जो है उसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं सभी समाज की जो है प्रतिनिधित्व करती हूँ, वो अलग अलग समाज के साथ मीटिंग जिस तरीके से उन्होंने करी है, अगर उन्होंने पिछले 4 साल में 4.5 साल में काम किया होता तो निश्चित रूप से जो है वो विकास के नाम पर चुनाव लड़ती, वो समाजों के साथ मीटिंग करने की उनको जरूरत नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मीटिंग की है, उन्होंने बाकायदा जो है ये साबित कर दिया कि उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो जनता के बीच में जाकर बता सके कि उन्होंने किया है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे किए। आज जो है हमारा प्रदेश लगातार पीछे खिसक रहा है, हर स्थिति में जो है जनता एक बार, और आप सिर्फ जो है कांग्रेस के आरोप लगाकर जो है अपना काम चलाए। आलोक जी आप अभय मीना की ओर मत जाइए,
मेरे ख्याल में ये तो आप पहले- डाइवर्ट ना हो। ये तो पुराना मामला है। बोफोर्स की तोपें चलाएंगे आप, लालू जी, ये तो पुराना मामला है, तो आज का कह रहे हो क्या है? कहेंगे ये तो एक वीक पहले होना चाहिए था, वो हो नहीं पाया। नहीं, ये सारी चीजें हैं, इनको पता है, इसलिए तो ये विकास के नाम पे बात नहीं कर पा रहे। इसका मतलब करोड़ी मीना ने आपका समर्थन कर दिया अंदर ही अंदर से। ये जो अबे वाली बात तो पुरानी है, अब आज की बात नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी ये पुराने मामला है, नया नहीं तो आप है। ये मान के चलिए कि आप ये देखेंगे कि ऐसे नहीं है। आज आपके सबको पता है बात की। मैं आपको कह रहा हूँ, ये तो एक वीक पहले क्या है, होने वाला आपको है। बताइए जुड़े हुए चुनाव के समय मुद्दे क्या पे, जातिवाद मुद्दे के आधार पे क्या मीटिंगें ली जाती है? आपने खुलेआम जो है मुख्यमंत्री जी ने मीटिंगें ली है, और वो मीटिंगें इसलिए ली गई है क्योंकि धरातल पर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है कि आपने अलवर में क्या किया, आपने अजमेर में किया, आपने राजस्थान में क्या काम किया। पूरे राजस्थान की जनता जो है आपसे पूछ रही है, सबको सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आज की तारीख में। चलिए, ये तीनों जो बाई इलेक्शन है, एक बड़ा दुर्भाग्य है कि तीनों ही दिवंगत जो माननीय सदस्य रहे उनकी वजह से हुआ है। बात अजमेर, क्योंकि समय कम है, एक लोकसभा पे हम अगर बात करें तो बहुत लंबा समय गुजर सकता है। ये वो सीट है जिसमें सचिन पायलट लगभग 2.25 लाख 1,72,000 से सीट लूज की थी उन्होंने। और जब ये कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी का एक वेव चल रही थी, एक हवा चल रही थी, उस वक्त ये चुनाव लूज किया सचिन पायलट ने। हालांकि बात अगर विकास की जाए तो वहां पे एयरपोर्ट सचिन पायलट लेकर के आए, कई योजनाओं को उन्होंने किया। भंवर जितेंद्र सिंह वहां पे कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए उन्होंने काम किया, वहां पे उनका ट्रेनिंग सेंटर बनवाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेकर के। तो इसी तरह से कुछ चीजें दी हैं वहां पे, लेकिन जनता है, जनता अपने अंदाज से चलती है, उन्हें जो अच्छा लगता है उसे चुनते हैं। भारत का मतदाता बहुत स्मार्ट है। लेकिन अभी अगर पूरे चुनाव में देखें, बाद में शुरू के अंदर बीजेपी ने इसे इश्यू बनाया है कि सचिन पायलट बौखलाहट से चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि मतदाता ने शायद इस बात को खारिज किया। रघु शर्मा और लांबा दोनों के बीच में सीधा मुकाबला जनता ने किया, और जो माहौल दिखाई दे रहा है वो सीधा मुकाबला कहा जा सकता है। पायलट ने पूरी तरह से यहां पे ये कह सकते हैं कि पूरी निष्ठा के साथ में, पार्टी की इज्जत के साथ में, खुद की प्रतिष्ठा के लिए काम किया। बाबूलाल नागर की इसी चुनाव के दौरान वापसी हुई, जो उन्होंने वचन दिया और वादा किया है कि सबसे ज्यादा मतों से हम दूदू से जिता करके भेजेंगे। बात मांडलगढ़ की करते हैं हम। विधानसभा के एक सीट, वहां कांग्रेस ने एक इश्यू बनाया कि राजस्थान में मेडिकल एंड हेल्थ की क्या स्थिति है, कि जो माननीय यहाँ की प्रत्याशी थी उसको हम नहीं बचा पाए। सरकार स्वाइन फ्लू के को रोकने में नाकामयाब रही है। ये सीधा हमला किया वहां पे जो कांग्रेस के नेता हैं, वहां प्रभारी हैं उन्होंने, और डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले गए, सरकार से मैनेज नहीं हो पाया। कुछ इस तरह के इश्यू है। लेकिन देखिए, मुकाबले की सीटें वहां पे अभी कांग्रेस ने उसे ही चुना है जो 18,000 से विवेक धाकड़ हारे थे कीर्ति कुमारी से। बीजेपी ने वहां पे शक्ति सिंह हाडा, जो बताया जाता है कि कीर्ति कुमारी के काफी नजदीकी भी हैं, जिला प्रमुख हैं, काफी यंग और डायनेमिक हैं। लेकिन गोपाल मालवीय जो कांग्रेस की बगावत से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे, अब यह सुनाई आता है कि वहां त्रिकोणीय संघर्ष उन्होंने कर दिया, और बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो घात किसके लेकर के चले जाएंगे, किसका बेनिफिट उठा लें, और तीनों में से कौन फायदा उठा करके मोर्चा मार सकता है, ये कहना अभी बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि कड़ा संघर्ष है, कड़ा मुकाबला है। मैं श्याम जी के पास एक बार फिर जाऊंगा। श्याम जी, देखिए, मांडलगढ़ में भी 8 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष हमें लगता है करीब 2.5 लाख मतदाता वहां पे हैं। और जातीय समीकरणों की मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। विवेक धाकड़ पिछला चुनाव देख चुके हैं। शक्ति सिंह हाडा के लिए कहा जाता है कि कीर्ति कुमारी के चुनाव के दरमियान उन्होंने काफी मेहनत की थी। और गोपाल मालवीय बागी कांग्रेस के हैं, लेकिन अभी यह कहा जाता है कि नुकसान बीजेपी को भी कर सकते हैं वो। देखिए, मांडलगढ़ की स्थिति निश्चित रूप से अलग तरह की बन गई है। गोपाल मालवीय ने निश्चित रूप से वहां के चुनाव को रोचक बना दिया है, दोनों ही पार्टियों को मुसीबत में डाल दिया। भाजपा भी कोशिश कर रही किसी प्रकार से अपनी स्थिति को सुधारे, और कांग्रेस भी चाह रही है कि किसी प्रकार से हमारा धाकड़ जो पहले हारा था 18,500 करीब से, वो कैसे जीते। अब यहाँ और सत्ताधारी पार्टी चाहती कि अपनी सीट को बरकरार रखे, इसलिए उन्होंने जिला प्रमुख को उतारा है, जिससे कि वो बता सके। और मुख्यमंत्री जी ने जाकर के कुछ दिन पहले उन्होंने भाषण दिया था, और चुनावी मांडलगढ़ में कहा था कि भाई देखिएगा कि मैंने तो यहाँ पर सब कुछ दे दिया, अब मैं आपको शक्ति सिंह को दे रही हूँ, आप कहो तो माला पहनाओ, नहीं तो नहीं पहनाओ। और वहां पर जातिगत आधार पर निश्चित रूप से बीजेपी के लोगों को लगाया गया है। वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर कृपलानी को भी लगाया गया है, और कहा गया है कि किसी भी कीमत पे अपन चुनाव जीत करके आओ।
अब ये बात सही है कि वहां का चुनाव परिणाम में गोपाल मालवीय का बहुत बड़ा हस्तक्षेप हो गया है। इसके कारण से दोनों पार्टी दरी से में बैठी हुई है और किस प्रकार से रणनीति बना रही है। अब देखिए वहां सचिन पायलट की स्थिति को धक्का नहीं लगेगा, वहां लगेगा डॉक्टर सीपी जोशी को। सीपी जोशी उस क्षेत्र से सांसद रहे पहले और कि वो वहां के नुमाइंदे भी कहलाए जाते हैं और उन्हीं के कहने से धाकड़ को टिकट दिया गया। तो ऐसी स्थिति में सब जगह अपने अपने देखिए अजमेर में सचिन पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर है तो मांडलगढ़ में सीपी जोशी की प्रतिष्ठा दांव पर और भंवर जितेंद्र की अलवर में दांव पर। तीनों में तीनों नेता अलग अलग तरह की स्थिति में और अशोक गहलोत अलग तरह की भूमिका निभा रहे हैं। वो तो अपने जादूगर की स्थिति देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो कहाँ किस प्रकार से क्या करें। उन्होंने पकड़ लिया बाद में लाकर के कहा कि भाई भंवर जितेंद्र ताकतवर है इसलिए उनके साथ हो जाओ और उन्होंने रोड शो रास में कर दिया जाकर। तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि चुनावी परिणाम के बाद निश्चित राजनीतिक भी हलचल प्रदेश में अलग तरह की होगी कि क्या बीजेपी में होगा, क्या कांग्रेस में होगा। ये बहुत सारी चीजें आपको 1 तारीख के बाद देखने को मिलेगी कि जीता कौन, हारा कौन और किसको क्या मिला। ये सब बाद में एनालिसिस के बाद में किसका भविष्य अंधकार में चला गया, किसको हम पुनर्जीवित हो गया, ये सारी बातें इस चुनाव के अंदर खेल बहुत बड़ा आपके सामने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का बदलाव देखने को मिलेगा 1 फरवरी के बाद। चलिए मांडलगढ़ की बात करें नगेंद्र, एक विधानसभा और काफी महत्वपूर्ण इलेक्शन उसे माना जा सकता है। कीर्ति कुमारी वहां से विधायक थी, कीर्ति कुमारी की अपनी एक अच्छी रेपुटेशन थी वहां से। पहला ही चुनाव उन्होंने लड़ा, पहला ही चुनाव में वो जीत गई थी। नहीं, पहले भी हारी थी, एक बार हार गई थी वो। हाँ जीत ये वाला जो चुनाव पहली बार जीती थी, चुनाव पहली बार जीती थी वो। विवेक धाकड़ मुकाबले में रहे थे, 18,000 के आसपास से वो 18,500 के आसपास वो चुनाव हारे थे वो। और शिवचंद माथुर की सीट हुआ करती थी। बिल्कुल हाँ, मांडलगढ़ वैसे तो कहें तो एक पारंपरिक सीट कोई जमाने से कांग्रेस की रही है और यही वजह थी कि वहां से शिवचंद माथुर की बेटी भी चुनाव लड़ना चाहती थी, उन्होंने भी टिकट मांगने की कोशिश की थी। हाफिज मोहम्मद भी चुनाव जीते थे एक बार। हाँ, तो किस आधार पे अभी कांग्रेस का क्या वहां पे रह सकता है सिनेरियो कि भाई हम इस आधार से जीत सकते हैं, क्योंकि सिटिंग सीटें है वो और असेंबली की सीटें, पार्लियामेंट असेंबली में थोड़ा अंतर होता है। देखिए मैं पहले भी मैंने आपको कहा कि ये जो चुनाव है ये पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके कामकाज के ऊपर और पिछली जो सरकार कांग्रेस की थी उसके कामकाज के ऊपर सीधा सीधा जनता का मत होगा। क्योंकि जिस तरीके से 4 साल में जो स्थिति रही, अब आप देखिए अगर हम मांडलगढ़ की बात करें तो मांडलगढ़ तो इस सरकार की जो हर क्षेत्र में जो असफलता है उसमें एक मुख्य चिकित्सा के क्षेत्र में जो स्थिति रही है पूरे प्रदेश के अंदर, उसका एक बहुत बड़ा जो है नमूना। देखिए अभी जैसा कि खुद जो है हमारे साथी कह रहे थे कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो ठीक है गोपाल जो है मालवीय जी उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको समझाइश की गई है, लेकिन अगर उनका चुनाव लड़ने की अगर उनकी इच्छा है तो फिर उनको कौन रोक सकता है। तो इसलिए वो एक इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। फैक्टर ये है कि वहां जो सरकार है उसकी एक बहुत बड़ी नाकामी मांडलगढ़ में साबित हुई है। एक एमएलए रहते हुए, एक विधायक रहते हुए कीर्ति कुमारी जी को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलना और उनके साथ ये हादसा हो जाना और अंत में एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए कांग्रेस ने अलग ऐसे इश्यू बनाए हैं, तीनों ही जो दोनों सांसद और कीर्ति कुमारी तीनों ही किसी न किसी बीमारी के कारण नहीं। देखिए स्वाइन फ्लू की क्या स्थिति हमारे प्रदेश के अंदर आप देखिए, स्वाइन फ्लू के कारण कितने लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है और लगातार चिकित्सा की क्या स्थिति हमारे प्रदेश में रही है किसी से छुपी हुई नहीं है। आप देखिए किस तरीके से लगातार जो है 2 बार डॉक्टर्स की हड़ताल हुई, एक हठधर्मिता से सरकार जो है बैठी रही, लगातार लोग अपने प्राण त्यागते रहे लेकिन सरकार मूकदर्शक बनकर बैठी रही हठधर्मिता के आधार पर। तो ऐसे सरकार थोड़ी ना चला जाती है। और ये सिर्फ चिकित्सा वाले क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में सरकार जो है नाकाम हुई है। सरकार के पास बोलने के लिए कोई कारण नहीं है। आप बताइए ना आपकी क्या उपलब्धि है, आप उपलब्धि बताइए ना। मैं बताता हूँ, आपने सारी कांग्रेस की जो योजनाएं थी उनको आपने बंद कर दिया, उन योजनाओं को आपने नाम बदल दिया। अभी हाईकोर्ट ने कहा कि आप जो है जो अटल सेवा केंद्र है उनका नाम बदल के वापस आपको राजीव गांधी सेवा केंद्र रखना पड़ेगा। आपने खुद कुछ काम किया नहीं, कुछ योजनाएं आपने बनाई नहीं, आपका कुछ इच्छा शक्ति रही नहीं। आपको इतना बड़ा मैंडेट जो है जनता ने दिया, लेकिन उस मैंडेट को जो है आपने पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया, जनता को ठगा। और आज जो है आप सिर्फ और सिर्फ समाज के लोगों की मीटिंग करके चुनाव जीतना चाहते हैं। आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है।
जी आप कुछ कह रहे हैं, आलोक जी बोलिए। तो समय का अभाव नहीं, ये इनको सुन ही रहे हैं योगेंद्र जी, लगातार इनको सुने जा रहे हैं। अब इनका समय समाप्त हो चुका है। अब तो आप बोलिए मुद्दे के बाद बोलिए आप। चलिए आप बोलिए, आप बोलिए। हम बोले ना, मुद्दे की बात हमने बोली कि किस तरीके से एक चिकित्सा व्यवस्था में इतनी बड़ी जवाब खामी के कारण हमारी जो है एक विधायक को जान से देना पड़ा। तो आम जनता की क्या स्थिति आप देखिए। चलिए जवाब सुनिए एक बार, क्योंकि चुनाव का एक आधार रखा है मांडलगढ़ के अंदर। कांग्रेस ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि इनके नेताओं ने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि जिस एमएलए को नहीं बचा पाई सरकार, वो आम जनता के साथ क्या करेगी। अब आलोक जी का बयान सुन लीजिए, क्योंकि पूरे इलेक्शन के दरमियान ये एक मुद्दा छाया रहा है वहां पे। योगेंद्र जी, हमारी दिवंगत विधायक आदरणीय कीर्ति कुमारी जी अकेले ऐसा स्वाइन फ्लू से, और भी हमारे लिए तो जो आप ये देखिए ना, हम इस बात को ये मुद्दा ऐसे बना रहे हैं, दिगंबर भी मरे वो भी। इसीलिए मैं कह रहा था श्याम जी, आपके लिए तो किसी की भी वैल्यू नहीं है ना, एमएलए की तो वैल्यू क्या होगी। अब आप आम जनता की वैल्यू नहीं, एमएलए की जनता जो है वो सर्वोपरि है। आपके लिए हो सकता होगा कि आप एमएलए को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हो, यहाँ तो हमारा हम ये तो कह रहे हैं ना, एमएलए की वैल्यू नहीं कर पाएगा, आम जनता की वैल्यू। हमारे यहाँ हर व्यक्ति बराबर। देखिए योगेंद्र जी खुद कह रहे हैं कि एमएलए की वैल्यू कहना चाह रहा हूँ, ये एमएलए की वैल्यू नहीं करती तो आम जनता की वैल्यू तो बिल्कुल नहीं होगी। ये तय है इसका मतलब। डिबेट का अगर यहाँ समय की कमी है तो मैं तो इतना समय की कमी आपके पास समय बचा नहीं, अब तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आलोक जी आप देखिए, कविता के पाठ बाद में सुनाइएगा। कविता नहीं, एक बार बता रहा हूँ आपको। सर एक बार सुनिए तो सही। कांग्रेस जो सवाल खड़ा कर रही है कि आपने कही कि हमारी नजर में तो सब बराबर है, एमएलए और मायने नहीं रखते। देखिए ऐसा नहीं हो सकता है। एमएलए को आप तवज्जो देते हैं, हम तवज्जो देते हैं। तो वो एक विधान, एक अस्पताल में जाना पड़ा आलोक जी, एक विधानसभा आप व्यवस्था नहीं कर सकते। एक बार नगेंद्र जी, 2.5 लाख मतदाताओं के प्रतिनिधित्व करती हैं वो, आम आदमी नहीं हो सकता है। आप क्या मानते हो कि आम आदमी की जान को ये कम की? ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति की जान उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस बात को ऐसे क्यों जोड़ रहे हैं कि साहब एमएलए की जान में जाना पड़ा उसको। देखिए ऐसा नहीं है, यही तो बात है। हमारे यहाँ तो हर व्यक्ति को हम जा रहे हैं, तो ये तो बहुत सेवक की अवधारणा क्यों आई है? स्वीकार करो कि हमारी कमी है। अवधारणा इसीलिए लाए हम कि हम जनता के अगर सेवक है तो जनता सबसे पहले महत्वपूर्ण है। आप ऐसे मत कहिए। क्या तो क्या जनता में एमएलए शामिल नहीं है? क्या एमएलए जनता में शामिल नहीं है? आप ये तो जब एमएलए के साथ ऐसा हो सकता है, आम जनता के साथ क्या हो रहा है? लगातार स्वाइन फ्लू से कितनी मौतें प्रदेश में हो चुकी है, और सरकार जो है चिकित्सा के स्तर पे हड़ताल करने के लिए डॉक्टर को आमादा कर रही है। हड़ताल में बैठी हुई है सरकार, और क्या कितने लोगों को प्राण देने पड़े, आप ही बताइए ना, उसका जवाब कौन देगा? मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। देश को आप गलत खास खबर मैंने बात की है। राजस्थान में हो रहे 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट के मतदान के लिए कुछ समय बाकी है। आप मतदान जरूर करें। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, आप जरूर वोट डालें। और पूरे इलेक्शन के दरमियान बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करती रही। दोनों लोकसभा के लिए दोनों सीट पे बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला कहा जा सकता है। मांडलगढ़ में त्रिकोणीय संघर्ष है। चलिए खैर, विकास पे कितना भरोसा जताती है मतदाता, और अगर विकास को खारिज करता है तो जनता जो है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आपसे लेगी, नमस्कार।